सारे ही पॉडकास्ट में या कहीं इंटरव्यू हो रहा है कल्चर कल्चर कल्चर, जबकि कल्चर के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। बेसिकली कल्चर नहीं, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। नाटी टच आप देखते हैं या हिमाचली म्यूजिक का इन्फ्लुएंस जिसमें होता है ज़्यादा, तो वो हिमाचल में ही सुना जाता है। बाहर के लोग बोलते हैं पता नहीं कौन सा म्यूजिक बज रहा है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि हमारा ये गाना इस तरह से क्यों बना दिया। फिर तो आर्टिस्ट वही रह गए कि दाना मांगते हैं जी, आटा दे दो, ये दे दो। कोक के ऊपर आप क्रिटिसिज्म करो तो मुझे लगता है कि ये तो आप अपना दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हो। कोई ऐसा गाना दिखाओ उत्तराखंड का जो पुराने टाइप का म्यूजिक हो और सारे इंडिया में हिट हो गया हो, नहीं हुआ। तो फिर इस चीज़ को हिमाचल के लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? पहाड़ी टोपी लगाने को बोलते हैं, अरे नहीं नहीं यार प्लीज यार, क्या सोचेंगे लोग। सरकारी नौकरी है, चाहे 5,000 की है या 10,000 की है। वो बोलते हैं भाई कहीं भी नौकरी लग जाए, चपड़ासी की नौकरी लग जाए, बस सरकारी हो, 10,000 मिल जाए। मैं शोज भी कर रहा था, तब भी मेरी नानी तब भी कहती थी अरे कोई नौकरी कर ले सरकारी। अभी तो सर इतना इजी हो गया है, अगर कोई अच्छा गाना गाता है वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो डालेगा, उसका करियर सॉर्ट हो सकता है। अगर उस टाइम फोन, सोशल मीडिया और ये सब चीजें होती तो हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते। कैसे लेते हो क्रिटिसिज्म को? बॉदर करता है? क्या कर लेंगे, फिर वो बात बढ़ जाएगी, क्योंकि सामने वाले ने अगर लिखा है ना, वो हार नहीं मानेगा। उस चीज को नेगेटिव ले लेंगे वो तो बैठ जाएंगे ठसो के घर में। 4 गाने नहीं चले ना, आपको लोग कहते थे इसका कभी गाना आया था। चुभती है वो बातें। पंजाब में अगर मेरे को गाना जैसे 30 मिलियन अभी बंगड़ियां हैं, पंजाब वाले मुझे 4 बाउंसर देते, बढ़िया सी फॉर्च्यूनर देते। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में ऑटो ट्यून का बहुत यूज हो रहा है। सारे ही करते, चाहे सोनू निगम जी की आवाज ले लीजिए। हम ना नशे वाले गाने अवॉइड करें, आर्टिस्ट भी अवॉइड करें और जो सुनने वाले हैं वो भी अवॉइड करें। रियल लाइफ खत्म हो जाती है ब्लॉगिंग से। दूसरों को देख के डिप्रेशन हो रहा है, एक्चुअल में डिप्रेशन है नहीं। अगर स्ट्रेस से बाहर निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ रेडी? रेडी। हे हाय गाइस। क्या म्यूजिक किसी स्टेट, रीजन या कल्चर की पहचान बन सकता है, या ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन है? नाटी हो या भांगड़ा, म्यूजिक के बिना सब अधूरा है। एंड हिमाचल इज सच अ कल्चरली रिच स्टेट विद अ वैरायटी ऑफ फोक सॉन्ग्स। और इन्हीं फोक सॉन्ग्स को एक मॉडर्न टच के साथ प्रेजेंट करा है हमारे आज के गेस्ट ने, हु इज नन अदर देन सुनील मस्ती। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में एंड हिज टेक ऑन हिमाचल्स म्यूजिक इंडस्ट्री। एंड क्या हिमाचल की म्यूजिक इंडस्ट्री सिर्फ हिमाचल तक सीमित है? क्या ये आगे बढ़ पाएगी? ऑल दिस इन टुडेज एपिसोड। सो पूरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TNT शो पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम सर बहुत टाइम से आपके गाने सुनते आ रहे हैं, तो सर सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे शुरू हुई? इनफैक्ट आपका चाइल्डहुड से ड्रीम था सिंगर बनने का? चाइल्डहुड से ड्रीम सिंगर बनने का नहीं था, मुझे लगता है कि, लेकिन इतना पता है कि एक्टर या कुछ भी, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही जाने का था। ठीक है, ऐसा था कुछ। हाँ जी, तो बचपन से ही था, 6-7 साल की उम्र में ही। तो आप सिंगिंग बचपन से करते थे या काफ़ी टाइम बाद शुरू करी? ये हुई 7th क्लास, 6-7 क्लास से स्टार्ट हुआ। अच्छा, बिल्कुल। तो इसमें सर आपकी फैमिली में आपके फादर मदर किसी का इन्फ्लुएंस था या किसी और से इन्फ्लुएंस हुए? नहीं, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था और हाँ। इनफैक्ट कोई मतलब म्यूजिक बैकग्राउंड भी से भी नहीं था। लेकिन मैं वैसे ही क्लास में गाते थे, तो बाद में धीरे धीरे लगा कि मैं अच्छा गाता हूँ। टीचर्स ने, बच्चों ने भी थोड़ा अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा कि हो सकता है इस लाइन में कुछ मेरा, तो बस वहीं से फिर जर्नी शुरू की हमने। अभी तो सर इतना इजी हो गया है, अगर कोई अच्छा गाना गाता है सो वो सोशल मीडिया पे आई थिंक एक वीडियो डालेगा, अगर बहुत अच्छा गाया या बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए तो उसका करियर सॉर्ट हो सकता है। हाँ, लेकिन जो वो टाइम था जब आपका इंटरेस्ट जागा या आपने शुरू करने की सोची, तो उस टाइम क्या हर्डल्स थे बेसिकली? क्योंकि इतना इजी तो नहीं था कि आप इतने सारे लोगों को एकदम से अपनी वीडियो दिखा दो। बिल्कुल। वीडियोस तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं थे, बस ये सोच सकते हैं कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म करके ही हम दिखा सकते थे कि हाँ कुछ है, बातचीत हमारे अंदर। राइट। तो मुझे लगता है बचपन में ना म्यूजिक था, स्कूल में अभी भी नहीं है हिमाचल में, मुझे लगता है म्यूजिक नहीं है। और जहाँ से मैं आता हूँ
तो वहाँ तो म्यूजिक का अभी भी कुछ नहीं है। हमारे भी सर स्कूल में बेसिकली जो म्यूजिक पीरियड होता था इट वाज लाइक अ फ्री पीरियड कि थोड़ा बहुत सारे गामा पा कर लेंगे। चलो आपके पास तो होता भी हाँ, है ना हाँ। अभी म्यूजिक तो है ना, हमारे तो पीरियड भी नहीं होता था ना म्यूजिक अच्छा, का, सब्जेक्ट ही नहीं था। सब्जेक्ट ही नहीं था। ओके। लेकिन फिर भी सोचना पड़ा इस बारे में कि चलो कुछ करते हैं। तो ये तो बाद में स्टार्ट किया, बेसिकली मैंने कॉलेज से ही स्टार्ट किया म्यूजिक, अच्छा। जो प्रोफेशनली करना शुरू किया और फॉर्मली एजुकेशन जो ली है तो वो कॉलेज से स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो वैसे ही गाते थे, बस किसी को अच्छा लग गया ठीक है, नहीं तो। और अब सोचते हैं उस बारे में तो लगता है कि अगर उस टाइम फ़ोन, सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें होती तो हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते ये चीज़ें, राइट, है ना। राइट। अब तो यूट्यूब से सारे बच्चे सीखते हैं, तो अगर हमारे पास ये चीज़ें होती तो आज हम शायद कहीं और भी हो सकते थे। सर जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, आई थिंक मेडिकल साइंस बैकग्राउंड था, हाँ, सो पेरेंट्स का बेसिकली हिमाचल में खासकर एक गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है। बहुत ही ज़्यादा। सरकारी नौकरी है चाहे 5,000 की है या हाँ, 10,000 की है, बिल्कुल। आउटसोर्स पे लग जाओ कुछ भी कर लो, लेकिन प्राइवेट जॉब या ये जो आप बता रही हो म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना, ये तो उनको समझ भी नहीं आता है, मुझे इस चीज़ मार्केटिंग पे या अभी कुछ भी भी। हंसी आ रही है अपने। हाँ, मेरे गांव के भी लड़के हैं ऐसे, मतलब वो बोलते हैं भाई कहीं भी नौकरी लग जाए, चपरासी की नौकरी लग जाए, बस एग्जैक्टली। सरकारी हो, 10,000 मिल जाए, हम्म। बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और हमारे वहाँ ये भी ट्रेंड है कि लड़की भी उसी को मिलती है जिसकी सरकारी नौकरी वो होती है। सब जगह ये सर नहीं देखा जाता कि 20,000 की हम्म। नौकरी है। अब तो खैर ये बड़ी ट्रोल होने लग गई हैं चीज़ें। तो हमारे साथ भी ऐसा ही था, हम लोग भी, हमें भी बोला जाता था कि आर्मी में चले जाओ, टीचर बन जाओ, या कोई सरकारी नौकरी कोई भी ले लो आप। भर्ती दी आपने कोई? कोई भी नहीं जिंदगी में। पेरेंट्स और का हमेशा सपोर्ट गालियाँ था? खाएंगे। किस लिए? म्यूजिक के लिए। उनको इतनी समझ ही नहीं थी कि देना है नहीं देना, लेकिन बाकी जो साइड के लोग थे, पढ़े लिखे थे काफ़ी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बोला कि यार क्या म्यूज़िक कहाँ। वही समझा जाता था ना कि उनको पता नहीं है ना, किसी को जब पता ही नहीं है फॉर्मल एजुकेशन भी होती है, म्यूज़िक टीचर भी बन सकता है इंसान, या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के राइट। लिए भी अच्छा एक नाम कमा सकता है बंदा। तो उनको पता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, उनकी भी गलती नहीं है। मुझे तो अभी यही लगता है। तो अब शायद चीज़ें चेंज हो गई होंगी, हाँ, पर थोड़ी बहुत उस टाइम हमारे अवेयरनेस टाइम में, तो आ गई है हाँ, बेसिकली। हमारे टाइम में उस टाइम तो कहीं ऐसे गिटार उठा के जा रहे हैं तो रोक के खड़े हो जाते थे, 4 बातें सुनाते थे, कर लो कुछ क्या जिंदगी में। करोगे? हाँ, हाँ, बस अब नहीं करते होंगे, मुझे लगता है ऐसा, है ना? तो चीज़ें चेंज हुई होंगी, वो भी मैं अभी एग्ज़ैक्टली बोल नहीं सकता, पर बाकी सरकारी नौकरी वाला जैसे आप बोल रहे हो, वो तो बिल्कुल अभी भी वैसा ही होगा। सरकारी नौकरी ही चाहिए सबको। तो आपको वो एक्सेप्टेंस कब मिली घर वालों से, रिश्तेदारों से? एक्सेप्टेंस तो मुझे मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले भी नहीं मिली होगी। तब मेरे इनफैक्ट मैं हर पॉडकास्ट या इसमें ना बात करता हूँ, मेरी नानी, मतलब जब मेरे गाने अच्छे चल गए, मैं शोज़ भी कर रहा तब भी मेरी नानी तब भी कहती थी, "अरे कोई नौकरी कर ले सरकारी।" अब उनको क्या पता, हालाँकि वो शहर में रहने वाले अच्छे, हाँ, मतलब वही हाँ, अम्बाला में रहते थे मेरी हाँ, नानी, वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे। हम्म। तो वो मुझे अभी भी मतलब फिर भी मुझे बाकी सब जगह से एक्सेप्टेंस मिल भी गई, लेकिन उनको अभी भी लगता था कि कुछ अरे नहीं कर सरकारी रहे। नौकरी कर ले, क्या कर रहा है तू। हाँ, हाँ, तो बाकी सब जगह से एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कॉलेज के बाद मिल गई थी। अच्छा। हाँ, उस टाइम क्या था, हम यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में परफॉर्म करते थे। खैर अभी उस टाइम पैसा कमाना तो शुरू नहीं किया था, लेकिन वैसे ही आप बोल सकते हो कि कभी गए रामलीला में गाना गा दिया, कहीं लोकल स्टेज पे गा दिया, और फिर यूथ फेस्टिवल में प्राइजेस आए। तो न्यूज़पेपर में कटिंग्स लगती थी, फिर वो दिखाते थे तो कोई तीसरा बंदा दिखा दे, जब इनफैक्ट आपको आपके पेरेंट्स को दिखाया कि आपकी बेटी का नाम आया, देखो हाँ, आपके हाँ, बारे में हाँ, लिखा है, राइट, राइट। तो थोड़ी एक्सेप्टेंस मुझे लगता है मिलनी शुरू हो जाती है ना। तो वहाँ से हो गया था शुरू ये सिलसिला, मतलब। आपके सर जो वो एक फर्स्ट कोई वीडियो या फर्स्ट जो जिस पल आपको ऐसा लगा कि अब मैंने अचीव कर लिया है, अब आई हैव एंटर्ड दिस फील्ड, अब यही करना है बस? ऐसा तो मुझे अभी भी मतलब एक्सेप्टेंस मैंने एक्सेप्ट किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे यही करना है, म्यूज़िक ही करना है। वो मुझे जब से मैंने +2 के बाद मेडिकल क्विट किया था ना, उसके बाद ही मुझे ये था कि अब मुझे यही करना है, क्योंकि मुझे बहुत हर जगह ट्रोल किया जाता था। मेरे क्लासमेट्स थे सारे के सारे, वो सारे सोचो बीएससी कर रहे हैं, कोई एमएससी करके बड़े, मतलब, या कोई एयर फोर्स में, कोई नेवी में, सारे फ्रेंड्स मेरे आज भी हैं, मेरे साथ बात होती है। राइट। तो उस टाइम ट्रोल करते थे,
तो आज वो नहीं कर पाते, या आप सोच सकते हो, या मन में सोचते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ अब अच्छे से सारे डील करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हमारा उठना बैठना है, तो चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत लगा, 5-6 साल लग गए। तो सर इस टाइम इस बीच फाइनेंसेस कैसे मैनेज होते थे? स्टेज शोज से क्या इतना पैसा आ जाता है सिंगर के पास? स्टेज शोज तो मैंने 2018 से शुरू किया था काम। अच्छा। हाँ, उससे पहले तो क्या ही होता था, मैं ट्यूशन्स देता था बच्चों को। हाँ, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ ज़िंदगी में कि मैं गिटार प्ले करता था, और आज भी मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा खुशी है कि म्यूज़िक में मुझे मिले ना मिले, लेकिन मुझे गिटार की वजह से ना सर्वाइवल मिला मुझे। चंडीगढ़ जैसी सिटी में सर्वाइव करना, यहाँ अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना। तो मैंने 2009 में पहली बार गिटार देखा था। आप ये लगा लो कि हाथ लगा के देखा था कि गिटार कोई चीज़ होती है, नहीं तो हमने फिल्मों में देखा था या किसी के पास दूर हो कभी फ़ोटो में देख लिया है ना। तो उस टाइम से मैंने 2009 से सीखना शुरू किया था दिन रात, और फिर मुझे पता नहीं चला कि 13 आते-आते मैंने फिर यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया, तो उस टाइम तो मैंने खुद ही सीखना शुरू किया म्यूज़िक। तो मैं दूसरों को क्या सिखाता, लेकिन गिटार मुझे थोड़ा बहुत आता था, तो जितना आता था मैं बच्चों को ट्यूशन्स दे के अपना पैसे कमा लेता था, मतलब इतने कि मेरा खर्चा चल जाता था यहाँ का स्टडीज़ का। वैसे सर अब आपकी कुछ ऑब्वियसली आपकी एक वीडियो ने रिकॉर्ड तोड़ा था, एक हफ्ते में ही आई थिंक 1 मिलियन हो गए थे। हाँ, अभी भी मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरा नेक्स्ट गाना चलेगा ना तो ऐसा ही होगा। अगर मेरा कोई गाना 3 मिलियन 4 मिलियन जाता है ना, तो अगर मैं किसी को पूछूं कि ये गाना सुना है, तो नहीं, वो बोलते नहीं यार मैंने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो गाना मेरा हिमाचल के बाहर ज़्यादा चलता है, हिमाचल के बाहर जनता भी नहीं चलता सुन है। रही है। हिमाचल की जनता सुनती है, लेकिन हिमाचल के बाहर भी चलता है। लेकिन अगर बाकी अदर सिंगर्स की मैं बात करूं, जैसे नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे सिंगर्स का अगर गाना 1 मिलियन चला गया ना, वो भी आप किसी से बात करोगे ये गाना सुना है, तो बोलेंगे हाँ यार ये मैंने सुना, अभी आया है। तो क्योंकि आपके साथ ऐसा क्यों उनका हो रहा है? ऑडियंस है वो हिमाचल के अंदर है, और ऐसी पकड़ है उनकी। अच्छा। लेकिन मेरी ऑडियंस का ऐसा है कि मेरी ऑडियंस थोड़ी हिमाचल में है, थोड़ी यहाँ है, थोड़ी असम साइड में सुनते हैं, यूपी साइड। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गाना अगर थोड़ा ही चले, वो ऑल ओवर इंडिया में सुना जाता है फिर। तो इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि आपके गानों में एक्चुअली एक वो मॉडर्न टच है हाँ, म्यूजिक का। इसी वजह से क्योंकि जो आप नाटी टच आप देखते हैं या हिमाचली म्यूजिक का इन्फ्लुएंस जिसमें होता है ज़्यादा, तो वो हिमाचल में ही सुना जाता है। बाहर के लोग बोलते हैं पता नहीं कौन सा म्यूजिक बज रहा है ना। तो हमारे में अगर मेरे म्यूजिक में वो बॉलीवुड टच लगा लो या फिर थोड़ा वेस्टर्न टच होता है, तो इस वजह से बाहर के लोग भी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। तो मेरा गाना कम से कम मुझे लगता है 50 मिलियन जाएगा, तब कोई बोलेगा कि हाँ मैंने सुना है। तो ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे गाने मेरे 3-4 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन चले हैं बहुत सारे, लेकिन वो सुने किसी ने इसलिए नहीं होते क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं ना, इस वजह से। अब सर आपको लगता है कि आपको उस वजह से क्रिटिसिज्म भी आता है कि आप पुराने कल्चर को, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि हमारा ये गाना इस तरह से क्यों बना दिया, हमारा कल्चर किससे खराब हो रहा है, इस मॉडर्न टच क्यों लाना है, वेस्टर्नाइज करना क्यों है चीज़ों को? तभी तो वो हिमाचल तक रह जाएगा म्यूजिक, इसी वजह से तो हिमाचल तक है म्यूजिक। जो लोग ये सोचते हैं ना कि बस हमें जैसा चल रहा है वैसा ही, और हमारा गाना, किसी का गाना है यार, गाना उसका है जिसने लिखा है। अब जो फोक सॉन्ग गाए हैं वो लिखे नहीं है किसी ने, जब लिखे होंगे वो तब लिखे होंगे जब किसी किताब में नहीं है। और आप लगा लो फोक सॉन्ग है, वो हमारी गाथाएं हैं, कहानियां हैं पुरानी, है ना। आपके अपर हिमाचल में भी बहुत सारी कहानियां होंगी, है ना। राइट। लोअर हिमाचल में बहुत सारी कहानियां हैं। उस टाइम अंग्रेजों का राज था तब की, फिर कुछ एक 400 साल पुराने गाने होंगे, है ना। तो अगर माए नी मेरी ये गाना है जैसे, तो उस पे ऊपर कोई कैसे कह सकता कि ये मेरा गाना है? किसी ने लिखा नहीं है बेसिकली। किसी ने लिखा नहीं, किसी ने लिखा होगा, राइट। लेकिन उसका नाम नहीं पता, आता पता कुछ नहीं है, और ये भी नहीं पता कितने साल पहले लिखा गया होगा। तो राइट्स किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। फोक के ऊपर किसी का राइट ही नहीं होता। मैं चाहूँ तो मैं अगर राजस्थान का फोक गा दूं, तो मुझे कोई क्या कहेगा कि तो राजस्थान का फोक कैसे गा दिया? फोक तो किसी का नहीं है, राइट्स नहीं होते इसके ऊपर कुछ भी, है ना। तो फोक के ऊपर आप क्रिटिसिज्म करो तो मुझे लगता है कि ये तो आप अपना दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं अब मेरा को गाना चल रहा है, मैंने को गाया है फोक सॉन्ग, मैंने भी गाया, मेरा गाना बिल्कुल भी नहीं चला, 1 लाख व्यूज आए, और सेम गाना मेरे ही आने वाली आगे की जनरेशन ने गा दिया और वो गाना 50 मिलियन चला गया, तो मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा क्या? मैं तो बोलूंगा बढ़िया हुआ यार, मेरा नहीं चला इसका चल गया।
है तो फोक सॉन्ग ना। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मैंने गाया, हाँ गाया था मैंने, लेकिन गाना मेरा नहीं है। ये चीज़ मुझे पहले से ही ध्यान रखनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी मैं पॉडकास्ट में सुनता हूँ, बहुत बड़े ज्ञानी लोग भी हैं, चलो ठीक है, लेकिन फोक के ऊपर किसी का राइट नहीं होता। हाँ, अगर किसी ने पर्सनली लिखा हुआ गाना है, वो मुझे कह दे कि ये मेरा गाना लिखा हुआ है, मत गाओ, तो वैसे मैंने गाया भी नहीं है और गाऊंगा भी नहीं आगे भी। अगर लिरिक्स किसी के लूंगा तो वो पैसे दे के लूंगा, है ना। तो इस चीज़ के लिए मुझे क्रिटिसिज्म सहन करना पड़ता है, कोई बात नहीं, अब तो इसके लिए मैं कैसे प्रिपेयर लेते हो रहता हूँ। क्रिटिसिज्म को? बॉदर करता है? पहले करता था, कोई कमेंट कर देना तो पहले दिमाग में ऐसा होता था कि उसको रिप्लाई करना है कि कुछ ना कुछ मैं लिखूं, लेकिन मुझे ऐसा फिर बाद में धीरे धीरे, अब अगर कोई करता है ऐसा मैसेज, जब कोई हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट पे भी कर देता है, तो मैसेज का रिप्लाई करने का मन नहीं करता उसको, कि क्या कर लेंगे, फिर वो बात बढ़ जाएगी। मैं एक रिप्लाई लिखूंगा, फिर उसका क्वेश्चन सामने वाला, क्योंकि सामने वाले ने अगर लिखा है ना, वो हार नहीं मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हार वो नहीं तो मानेगा। अटेंशन चाहते हैं आपकी हाँ, बेसिकली। तो मैं एक रिप्लाई लिखूंगा, वो 3 रिप्लाई और लिखेगा, फिर 2 लोगों को और डालेगा कि इसको और लिखो, कुछ ऐसी चीज लिखो, फिर वो बात बढ़ती चली जाएगी। और जो सारे लोग रिप्लाई कर रहे होंगे ना, वो सारे हार मानने वालों में से कोई नहीं होंगे। तो जो हार नहीं मानेगा, मैं सुनता हूँ अक्सर लोग कहते हैं कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको क्या जगाना है? राइट है ना? राइट, तो एब्सोल्युटली, बात ही है सर। बिल्कुल सर। सर ऐसे ही आपको लगता है कि अभी जो हिमाचल की इंडस्ट्री है, आई मीन इतने सारे हमारे बहुत फेमस सॉन्ग्स हैं जो जैसे माए नी मेरी ये है, ये तो काफी इस फेमस वजह से है। आप देखिए, मायनी में ये सॉन्ग क्यों सारे इंडिया में सुना जाता है, या इसको हर जब ये बॉलीवुड के आई थिंक सिंगर ने थोड़ा क्यों गाया? मॉडर्नाइज हुआ तभी सुना सबने। तो फिर इस चीज को हिमाचल के लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? मायनी मेरी ये सॉन्ग आप कहीं भी गा दो, किसी भी इंडिया की स्टेज पे गा दो, सबको आता होगा। राइट चाहे पंजाब में गाओ, चाहे महाराष्ट्र में ही क्यों ना गा दो। क्यों? क्योंकि उसको मॉडर्नाइज किया गया मोहित चौहान के द्वारा, राइट राइट। है ना। उसके बाद नेहा कक्कड़ ने गाया, अर्शदीप कौर ने गाया, पता नहीं कितने लोगों ने गाया, बिल्कुल। तो वो बाहर गया ना। अगर हम अपने फोक के साथ ये चीज करेंगे तभी तो वो बाहर जाएगा। हमें ये नहीं देखना कि हमें हमारा कल्चर यहीं तक रहे, सीमित रहे, फिर हिमाचल तक रहे, तो फिर ठीक है, फिर तो आर्टिस्ट वही रह गए कि जो हमारे बचपन में देखते थे, ये ढोलक बजाने आते थे, अभी आते हैं शायद, और दाना मांगते हैं जी, आटा दे दो, ये दे दो, फिर आर्टिस्ट वहीं तक रह जाएगा, फिर म्यूजिक भी वहीं तक रह जाएगा, कल्चर भी वहीं तक रह जाएगा। तो सर पंजाब का कल्चर और पंजाब का म्यूजिक इतना फेमस क्यों हो जाता है? इसी वजह से हुआ ना, हाँ एक्सेप्टेंस है, उनका फोक भी चलता है। आप उनके यूथ फेस्टिवल में जाके देखिए, प्रॉपर फोक चलेगा उनका। जहाँ उनको फोक दिखाना है वहाँ फोक चलेगा, जहाँ उनको पंजाबी गिद्दा दिखाना है, डांस दिखाना है, वो दिखाएंगे। पंजाबी को ही क्यों, हरियाणवी को देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट अब आज बिहारी भी पंजाबी है। से ज्यादा हरियाणवी आजकल बहुत ज्यादा, राइट मतलब राइट। आज के टाइम में देखो तो ज्यादा हरियाणवी गाने चल रहे हैं। अब क्यों? सर उत्तराखंड इसी के वजह से। गाने भी बहुत ज्यादा चल आप रहे हैं। देखो फिर उत्तराखंड के क्यों चले? कोई ऐसा गाना दिखाओ उत्तराखंड का जो पुराना म्यूजिक, पुराने टाइप का म्यूजिक हो और सारे इंडिया में हिट हो गया हो। नहीं हुआ। कोई हरियाणवी गाना दिखा दो जिसमें पुराने टाइप का रागनी बजी हो। हम तो सुनते हैं, हमें तो पता है, क्योंकि हमने इसकी स्टडी की है कि रागनी बजी है, उसको वो पूरे इंडिया में वायरल होगी। ऐसा तो नहीं हुआ। जिसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइज टच दिया ताकि सारे लोग सुन सकें उस म्यूजिक को, लेकिन लैंग्वेज आपकी अपनी है। राइट। तो वो सुना गया, सारी दुनिया में सुना तो गया। हिमाचल के लोगों में ये अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का क्या अलग जुनून है ये फिर, कि बढ़ने ही नहीं देंगे आगे? पता नहीं, मुझे आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई। मैं किसी को, देखो हम भी तो उन्हीं में आते हैं, है राइट ना। सर राइट। हाँ, बाकी ये है एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं तो क्योंकि टाइम कल्चर लगेगा। बहुत रिच है, लेकिन हाँ। हमारी इंडस्ट्री से मोहित चौहान या कुछ गिने चुने सिंगर्स के अलावा ना हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी को देख पाते हैं। और जबकि- हैं भी जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं भी ना, तो वो हिमाचल से बाहर गए हैं इसलिए बने हैं, हिमाचल में रह के नहीं बने हैं। हिमाचल में रह के आप कुलदीप शर्मा जी के अलावा किसको नहीं देख सकते। उनको बनने में 25 साल लग गए, 25 साल लग गए। अब आज की डेट में आप खड़े हो जाते हो ना, तो किससे पूछ लो जी नाटी किंग कुलदीप शर्मा, तो वो बोलेंगे हाँ जी मैंने सुना है, सुना है, कल करनैल राणा जी को सुना है ना। तो दो मुश्किल से 2-3 होंगे, और लेकिन उनको भी फिर वहीं पे सुना जाता है। यहाँ तक, यहाँ से ज्यादा फिर आप चंडीगढ़ तक आ जाओगे तब, लेकिन आप महाराष्ट्र में जाओगे नहीं पता। राइट। क्यों? फिर यही प्रॉब्लम है ना सारी। सर हिमाचलियों में Language फिर barriers। वो, चाहे हिमाचल से बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं, लेकिन वो भी अपने कल्चर को इतना प्रमोट नहीं करते हैं जितना मुझे लगता है। मैंने सिर्फ एक सेलिब्रिटी है, रुबीना दिलैक, उन्होंने झलक दिखलाजा में पार्टिसिपेट करा था। हाँ। सो उन्होंने स्टेज पे सबको नाटी करवाई थी।
उसके अलावा हिमाचल से कोई होता है वो अपनी लैंग्वेज तक नहीं बोल पाता, बिलासपुरी बोलेंगे तो उसमें वो पंजाबी टच दिखा देंगे, या कोई और मंडी से हैं तो उनको बात करनी नहीं आएगी, शिमला हाँ। से हैं वो अपने लोकल डायलेक्ट में बात ही नहीं करेंगे। क्या क्योंकि प्रॉब्लम वो है? प्राउड फील नहीं करते अपनी लैंग्वेज पे, अपने कल्चर पे। जब तक आप खुद देखो, इसका एग्जांपल ये है, मैंने एक गाना बनाया, अगर वो मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं उसके ऊपर ना अच्छे से काम भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे सुनने में खुद अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डाउट लग रहा है उसमें भी, या मैं उसको कोई ऐसे वर्ड्स हैं बीच में जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्डअप होगा, मैं उसको रिप्रेजेंट ही नहीं अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे प्राउड फील नहीं हो रहा उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई दिमाग में धुन चल गई और वो बड़ी अच्छी है, उसकी लैंग्वेज अच्छी है, उसके वर्ड्स अच्छे हैं, म्यूजिक भी अच्छा है, तो मैं उसको प्राउडली दुनिया के आगे रिप्रेजेंट करूंगा और वो चलेगा, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, इस वजह से वो सामने वाला भी सुनेगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर है। अगर हम खुद ही उसके ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर प्राउड फील नहीं करते, अपनी टोपी लगाने को, पहाड़ी टोपी लगाने को बोलते हैं, अरे नहीं नहीं यार प्लीज यार क्या सोचेंगे लोग, तो फिर तब तक आप हमारा क्या सोच सकते हैं अपने कल्चर को? राइट। कहाँ जाएगा हमारा कल्चर? बट सर फिर ना एक एक्सट्रीमिस्ट वो आ जाता है। हम लोगों ने ये एक पॉडकास्ट करा था कुल्लू दशहरे पे, सो उसमें भी हमने कल्चर की बहुत सारी बातें करी थी। सो उस पे ना लोगों के कमेंट्स थे कि अगर आपको कल्चर इतना बचाना है तो पट्टू पहन के कर लो, आप ये पॉडकास्ट भी ये कर लो। मतलब फिर वो एक्सट्रीमिज्म है कि मतलब अगर मैं हिमाचल का कल्चर दिखा रही तो मुझे कपड़े भी वैसे ही पहनूं मैं, फिर बात भी फिर वैसे हिमाचल करूं, का नहीं, लेकिन फिर वो बैलेंस नहीं है। पर्टिकुलर जगह का पॉडकास्ट समझो उसको। फिर अगर आपको हिमाचल का पॉडकास्ट करना है तो जरूरी थोड़ा ना कि आपको अपना शारीरिक तौर पे वैसा दिखना है, उस ड्रेस में दिखना है ना? क्योंकि हिमाचल में तो, कांगड़ा में तो कोई वैसी ड्रेस नहीं पहनी जाती, हम बिलासपुर में तो नहीं पहनी जाती। फिर कुल्लू का कल्चर दिखा लो उसको, अगर आप बोल रहे कि वहां से ये कमेंट आए हैं। राइट। अब आप बोलो कांगड़ा का, अगर मैं कांगड़ा का हूँ तो मैं कांगड़ा की वर्दी पहन के आऊंगा, मैं तो एज ए हिमाचली रिप्रेजेंट करूंगा ना अपने आप को। तो वो सारे हिमाचल वाले भी अरे ये तो लोअर हिमाचल का, इसको छोड़ो, आपने अपर हिमाचल को की बात करो। तो फिर Right. इस वजह से हमारा कल्चर कहाँ जाएगा? क्योंकि सारे अपना अपना कल्चर लेके बैठे हैं 20 किलोमीटर के बाद। ये भी एक वजह हो सकती है ना सर। हर 5 किलोमीटर बाद लैंग्वेज भी चेंज हो रही है हिमाचल में। अब अपर हिमाचल वालों को, जो लोअर हिमाचल वाले, उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी, क्योंकि पंजाबी टच है, अपर हिमाचल की लैंग्वेज अलग है, तो इस वजह से वो गाने भी शायद वो रिलेट नहीं कर पाते। इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को भी। गानों को, मुझे लगता है गानों से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। गाने तो ठीक है, एक कल्चर का पार्ट है हमारे, और कल्चर जो भी है, कल्चर से उठ के बात करनी चाहिए ऊपर, तभी हम अपने हिमाचल को आगे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि कल्चर करते हुए ना, मैं देखता हूँ कि सारे ही पॉडकास्ट में या कहीं इंटरव्यू हो रहा है कल्चर, जबकि कल्चर के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। जो एक्चुअली कल्चर को संभाल के रखने वाले बंदे, उनको पूछता ही कोई नहीं है, उनके ऊपर तो बात ही नहीं जाती है ना। तो फिर सिर्फ कल्चर एक कागजों में रह गया, कल्चर दिखाने के लिए। आप किसी मेले में जाओ, वहाँ कोई कल्चर दिखाने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। जो कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनको पीछे रखा जाता है। उनको बेचारे मुझे लगता है 1000 रुपए दे के स्टेज पे कि जाओ करके आओ 2 मिनट के लिए नाच सर जो हमारे कल्चर को बचाए रखे हैं, जैसे मिनिएचर आर्ट रहता है पेंटिंग का, जैसे रुमाल है, ये चंबा का रुमाल है, इस जो कारीगर ये काम कर रहे हैं, बेसिकली उनकी आमदनी बहुत कम है, फिर कोई कल्चर कैसे बचाएगा? हाँ, तो कल्चर, मैं वही बोल रहा हूँ, कल्चर, ये सिर्फ कल्चर बोलना और कल्चर के ऊपर बातें करना, इससे क्या हो जाएगा? इससे उठ के काम करना चाहिए। और कल्चर तो एक वो है ना, जिसको आप, कल्चर हमारा क्या है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है ना। हमारी संस्कृति आगे बढ़ती रहे और हम इस चीज को आपस में मतलब खोनी नहीं चाहिए। हमारी जो रिचुअल्स हैं, हमारी परंपराएं, वो जिंदा रहनी चाहिए ना। बात सिर्फ इतनी सी होनी चाहिए ना। राइट। लेकिन उसको हम अपने काम से जोड़ दें, फिर हर चीज को उसको प्रोफेशनलिज्म में यही डाल दें, तो उससे ऊपर उठ के बात करनी चाहिए, मुझे लगता है। सर ऐसे ही जैसे हमने बात करा कि जो लोग एक्चुअली ये काम कर रहे हैं, हम ऐसे ही एक इंसान से मिले थे पॉडकास्ट के लिए ही, नेकराम शर्मा जी, जिनको पद्मश्री भी मिला था ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। सो बेसिकली उन्होंने भी बताया हमें ये चीज़ कि अगर वो कहीं पे, अब मान लो किसी कॉलेज में इवेंट है तो उनको चीफ गेस्ट बुलाएंगे, ठीक है, उतना रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन सामने से, अब ऑब्वियसली जब किसी को पद्मश्री, कोई भी सिविलियन अवार्ड मिल रहा है, उनको कुछ कैश अमाउंट मिलेगा, उसके अलावा उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं है।
तो लोगों को लगता है कि पद्मश्री तो मिल गया, ठीक है, उस टाइम के लिए वो न्यूज़पेपर पे थोड़े टाइम के लिए बहुत पूछ लेंगे, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि कहीं उनको इवेंट पे बुलाया था, गाड़ी का किराया भी उन्होंने खुद दिया हाँ, है। फिर आप बताओ क्या बंदा क्यों बचाए, कल्चर एग्जैक्टली करेगा मैं भी क्या यही वो? सोच रहा था। मेरे बहुत सारे एक ना जम्मू से भी अरमालू राम जी, उनको भी पद्मश्री मिला, और बहुत सारे उस टाइम हमारे हिमाचल के भी लोगों को। और मैं भी यही सोच रहा था कि पद्मश्री मिल गया, कागजों में नाम छप गया, फिर आप किसी को कोई घर पे आएगा या कोई किसी के सामने बोल दोगे जी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जी पद्मश्री, ये वो फलाना फलाना, लेकिन उनकी लाइफ का लाइफस्टाइल क्या है यार? हम्म, अगर तो वो अच्छे कमाते घर के होंगे बेचारे, तब राइट। तो वो मेंटेन कर लेंगे खुद को। हम्म, लेकिन ये जो है कागजों में ही होते हैं अवार्ड वगैरह। मैं इसलिए इन चीज़ों में पढ़ता भी नहीं हूँ। बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं हिमाचल में भी ना, तो बुलाते हैं, कई जजमेंट पे बुलाते हैं, मैं जाता भी नहीं, क्योंकि हमने खाना खाना है भाई, हमने भी अपना ज़िंदगी चलानी है, पैसे से चलती है ना ज़िंदगी। आप लोग तो स्पॉन्सरशिप लेते हो बढ़िया, जो बड़े-बड़े अवार्ड फंक्शन करते हैं ना ऑर्गेनाइज़, ये स्पॉन्सरशिप लेते हैं। अब जैसे सपोज़ आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, तो चंडीगढ़ की बहुत सारी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेंगे, लाखों रुपया कमाएँगे, और एक छोटा-सा हॉल बुक करके होटल का, वैसे ही ओपनली बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, किसी का क्या डर है। हम्म, तो ऑर्गेनाइजर 4-5 लोग मिलके, जिनका अच्छी पहुंच होती है, वो मिलके लाखों रुपए लेते हैं अपना। जैसे किसी ने 10 लाख इकट्ठा किया, 2 लाख रुपया भी नहीं लगा फंक्शन पे, बाकी अपना गबन। और जिसको बुलाया, चीफ गेस्ट बुलाया या आर्टिस्ट या किसी को भी अवार्ड देने के लिए बुलाया, उसको आप खाने को भी नहीं पूछते, बिल्कुल। तो फिर उसको क्या मिला? आपने तो अपना लोगों की नज़रों में सेलिब्रिटी बुलाए हैं, बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन कर दिया, लेकिन आर्टिस्ट जो बेचारे आए हैं, वो आने जाने का पैसा भी खुद भरेंगे, रहने का भी, और वहाँ आके आपको पानी भी नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसा अवार्ड फंक्शन का क्या करेंगे? और ऐसे अवार्ड का भी क्या करेंगे? मैं अपनी दीवार पे यहाँ अवार्ड सजा लूँ, क्या उससे मुझे खाना मिल जाएगा? अवार्ड दिखा के मैं खाना तो ले नहीं सकता। काम से खाना मिल सकता है। अगर मेरा काम अच्छा होगा तो हो सकता है मेरे को शोज़ मिलेंगे, मैं अच्छा पैसा चार्ज कर लूँ। लेकिन अगर अवार्ड दिखा दूँ, ये मेरे पास अवार्ड की फ़ोटो है, पूरी दीवार की फ़ोटो डाल देता हूँ, ये मेरे अवार्ड है, तो मुझे कोई पैसे थोड़ा ना दे देगा, आपको इतना पैसा दे रहे हैं सर, आप आइए हमारे पास शो करने के लिए। नहीं करेंगे। तो अवार्ड मेरे लिए, मैं सच कहूँ तो मेरे लिए अहमियत नहीं रखते। ये सच आज पहली बार कह रहा हूँ। अवार्ड सिर्फ कागजों में होते हैं, आपका असली हालात नहीं दिखाते। अब मेरे भी अवार्ड कॉलेज टाइम के पड़े हुए हैं ना, तो उसके साथ मुझे प्राइज मनी मिली थी, इसलिए मैं उस पर प्राउड फील करता हूँ। और वो मेरे सर थे सुरेंद्र शर्मा जी, यहीं रहते हैं। तो किसी भी कॉलेज में फर्स्ट प्राइज या सेकंड प्राइज आने पे प्राइज अमाउंट नहीं मिलता। उन्होंने क्या किया, जो हमारी जो ट्रॉफीज थी वो प्रिंसिपल के ऑफिस में रखवाई, और हमें 6,000 पर स्टूडेंट पे करवाए कॉलेज से। तो वो अच्छा लगता है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अगर प्राइज है और लोगों को दिखा दिया न्यूज़पेपर में कटिंग आ गई, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर इसमें सरकार का कुछ सहयोग होना चाहिए आर्टिस्ट के लिए, या कुछ पॉलिसीज़ या क्या चेंजेस होने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहला रास्ते का रोड़ा आई थिंक पैसा ही बनता है सबके लिए। अगर किसी का मुझे ऐसा लगता है पैसे पे फोकस करो। आप ये मतलब इन चीज़ों के लिए भागना कि भी अवार्ड मिल जाए या कोई कुछ है इसके लिए नहीं भागो, फिर पैसे के पीछे भागो आप। क्योंकि अगर पैसा ही सब कुछ है, पैसे से आपकी अप्रोच लगती है, आपकी पैसा देख के किसी को काम करवा सकते हो, या किसी शो पे आपने जाना है, उल्टा पैसा दे के भी जाते हैं लोग, मैंने सुना है। ऐसा भी होता है कि किसी ने नया सिंगर लॉन्च करना है या कोई एक्टर या कुछ भी है, वो उल्टा अपने जेब से पैसा लगाते हैं। सर वो शायद इनिशियली वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेते होंगे कि हाँ, शायद इसके बाद और मिलेगा। बिल्कुल वापस ऐसा होता भी है। अब हमने गाना किया, तो अगर मैं सुनील मस्ती नहीं था जब तक, मुझ पे किसी ने पैसा लगाया? नहीं लगाया। 10 रुपए नहीं लगाए। मुझे कहा किसी ने कि तो आप अच्छा गाते हो, आप आइए आपका गाना रिकॉर्ड करते हैं। वो पुराने ज़माने थे 90s में 70s में, कि मुंबई बुला लिया और गाने रिकॉर्ड करा के फिल्मों में चला दिए। अब तो ऐसा नहीं होता ना। अब पैसा पहले होना चाहिए, फिर बाद में काम है। जब आप किसी के पास जाते हो, कंपनी के पास जाओगे, तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे जी मैं तो ऐसे फटे हाल है मेरे, मैं आया हूँ सर मेरा गाना करवा दीजिए। उसको क्या फ़र्क पड़ता है? वो बोलेगा अरे भाई 3600 आते हैं यार। अगर आप उसके साथ ये बोलोगे सर पैसे की चिंता मत करो, पैसे हैं मेरे पास, बोलेगा आओ जी आपको सर बैठो, चाय कॉफ़ी सब। तो ये प्रॉब्लम है। मैंने 2018 में कमाना शुरू किया था, तो 18-19 में मैंने फिर पहला काम यही किया ना, खुद ही पैसे इन्वेस्ट करे ना सारे। तो फिर गाने किए, एक चल गया, वो भगवान की कृपा से एक चल गया। फिर सोचा कि यार अब बेशक उसका रिटर्न कुछ नहीं आया, सिर्फ नाम आया, लेकिन उसके बाद दूसरा काम किया, वो उससे भी हाई बजट का था।
दूसरा गाना वो उससे भी बड़ा हिट हुआ तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। बेशक मुझे उससे कुछ मिला नहीं है, आज तक नहीं मिला, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ ऐसा मुझे कोई रिग्रेट भी फील नहीं होता। बेशक आईसुर वाले सुरेश भैया देख रहे होंगे या देखेंगे, तो मुझे इस चीज़ का कोई, क्योंकि मेरे पे पैसा क्यों लगाएंगे वो? अगर मैं आईसुर को बोलता कि मैं सिंगर हूँ जी, मैं अपना गाना करना चाहता हूँ, मेरा गाना कराओ, वो क्यों लगाते पैसे? लेकिन अगर अब मैं बोलूँगा तो वो मेरे पे पैसे भी लगाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है, पैसा पहले चाहिए, उसके बाद ही आपका, क्योंकि बिजनेस है ये, आप एज ए बिजनेस ही इसको ले सकते हैं जब से यूट्यूब आया है, राइट, है ना। उसके बाद आप, हो सकता है कि आपका गाना ना चले, लेकिन आपको शोज मिल जाएंगे, आपको यहाँ से इनकम नहीं तो वहाँ से पैसे कमा लोगे, अच्छा होगा आपका गाना या अच्छे आपके मतलब स्टेज परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो मुझे लगता है पैसा होना चाहिए, और पहले पहले पैसे पे ही फोकस करके इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उसके बाद ही रिटर्न आता है। सो बेसिकली जो आपका यूट्यूब चैनल है, इससे इनकम है? हाँ हाँ, वो तो बाद में हुआ हाँ, ना, हाँ। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो मैंने गाने बना के रखे थे, तो वो बाद में वैसे ही, और सबसे बड़ी बात है वो मैंने गाना फिर से सेल आउट कर दिया हुआ था। अच्छा। आप सोचिए वो जो मैंने मस्ती मैशअप डाला था वो मैंने सेल कर दिया था, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो 3-4 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में आप शूट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने डिले किया, मैंने उनसे डील कैंसिल करके मैंने कहा जी मैं खुद कर लूँगा, फिर अपने ही चैनल पे डाल दिया। पहले मैंने और भी पूछा 1-2 लोगों से, तो उन्होंने रिजेक्ट भी किया, सोचो इतना बड़ा गाना हुआ, और उसके बाद तो मैंने अपने चैनल पे वैसे ही डाल दिया, मैं कि यार पैसे तो लगा दिए, अब कुछ नहीं हो सकता, डाल दो, और वही चल गया। सोचो, तो टाइम की बात है, उस टाइम वो चला, उसके बाद फिर जितने भी गाने मैं यूट्यूब पे डालता था वो दौड़ते थे। राइट। तो अभी भी अगर रेगुलर करूँगा अभी मैं, तो अभी भी चलेंगे, आने वाले टाइम में आ रहे हैं मेरे 2-4 गाने। अगर ऑन एन एवरेज में देखो तो सारे आर्टिस्ट का जो चल जाते हैं ना, उसके बाद एवरेज बनी रहती है। अगर आप 10 गाने कर रहे हो तो कितना भी बड़ा सिंगर निकाल लो आप, चाहे मैं हूँ, हिमाचल को छोड़ के पंजाब के सिंगर्स को देख लो, जिन्होंने अपने इंडिविजुअल चैनल स्टार्ट किए हैं ना यूट्यूब पे, उनके भी 50,000 व्यू आते हैं, 60,000 व्यू आते हैं। कोई एक गाना होता है, 10 गाने डालोगे तो एक गाना होता है जो बूम कर जाता है। तो सबके साथ ऐसा होता है, तो जब करते रहेंगे तो कोई ना कोई चल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर, जब एक बार आप एक गाना गा लेते हो या एक गाना डल गया है, अब उस पे जो व्यूज़ आ रहे हैं उससे तो पैसा आ रहा है, इसके अलावा एक सिंगर की लाइफ में पूरा वो बजट मैनेजमेंट हो या फाइनेंसेस कैसे आते हैं, कैसे वो इनकम बनी रहती है? मुझे ऐसा लगता है कि हम देखते हैं ना, जो वो रियलिटी नहीं होती, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी में जीने वाला बंदा हूँ। ऊपर की बातें से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो रियलिटी है जो मैं कह रहा हूँ। जो हमें दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है। तो हमें क्या दिखता है होता कि है बहुत सर? बड़े आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, हाँ। बहुत बड़ा हमें बन के, हमें वो सब फुकरापंती दिखावा होता है, कुछ नहीं होता। एक्चुअल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप हैं वैसे ही होती है। बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, इनफैक्ट कि जब आप हिट नहीं हो तब कम टेंशन होती है, लेकिन जब आप हिट हो जाते हो ना, फिर उसके बाद और बहुत सारी टेंशन्स हो जाती हैं कि अगर 4 गाने नहीं चले ना, आपको लोग कहते थे इसका कभी गाना आया था, ऐसा होता है। वो था में चला जाता है। फिर आप सोच लो कि 1 साल के लिए मेरा अभी गाना कोई हिट नहीं हुआ पिछले साल। इनफैक्ट है। मेरे ना मैं सच कहता हूँ, मेरे हाँ। फादर साहब नहीं रहे दुनिया में पिछले साल 2022 में दिसंबर में। तो उसके बाद से मैं थोड़ा 6 महीने तक काम नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल हो जाती हैं ज़िंदगी में, है ना? तो उसके बाद मैंने 2-3 गाने किए। अब 2-3 गाने करेंगे, मैंने जैसे आपको कहा 10 में से 1 ही चलता है, तो नहीं चल पाया। तो लोग कहते थे यार इनके गाने आया था एक बार, ऐसे कह देते हैं लोग। तो ये चुभती चीज़ है वो बातें। चुभती है, अच्छा होता है, मैं जब सोचता हूँ अच्छा है यार, कह रहे हैं तो इसी वजह से तो हम काम करेंगे आगे। मोटिवेशन है। मोटिवेशन ही मिलेगी। जो उस चीज़ को नेगेटिव ले लेंगे वो तो बैठ जाएंगे ठस होके घर में, लेकिन जिसको करना है कुछ वो उसको पॉजिटिव लेगा। मैं तो चाहता हूँ कि लोग ऐसे हों ज़िंदगी में कि जो आपको बार-बार बोले यार आप कभी आपने ऐसा काम किया था, अब क्या हो गया आपको? जब ऐसे लोग होंगे ना तभी हम मेहनत करते रहेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं लाइफ में। बहुत सारी टेंशन्स होती हैं सबकी, जैसे नॉर्मल आपकी लाइफ है, तो मैं तो अपने आप को अभी भी सेलिब्रिटी नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक आम इंसान की तरह घर में रहता हूँ। अभी भी जैसे मार्केट जाते हैं, पहले 10 साल पहले जाता था, वैसे ही काम करता हूँ सारे। ये बात अलग है कि कहीं कोई इंसान मिल जाता है जानने वाला, वो फ़ोटो ले लेता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे ना मैं सोचता हूँ, ना कोई बढ़िया कभी आप लोग देख के पहचानते भी नहीं है। सच्ची बात तो ये, क्योंकि लोगों के दिमाग में सेलिब्रिटी की इमेज क्या बनी हुई है, बढ़िया ऐसे कपड़े डाले होंगे। अब मैं ठहरा, मैंने डाली हुई निकर बनियान चला हुआ कहीं,
सामान लेके हाथ में पकड़ा हुआ चला हुआ, तो लोग देख भी लेते हैं, अरे नहीं नहीं वो नहीं कोई और होगा। तो ऐसा होता है, और मैं इसमें खुश भी हूँ रियलिटी में। बढ़िया है यार, इससे बढ़िया कि हम घूम तो फिर तो पा रहे हैं, कि ऐसा भी क्या कि फिर बाद में लोग पहचाने और भागे पीछे और इंसान बोले कि नहीं यार घर पे ही ठीक है। तो ये चीज़ों से दूर। सर जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी इंस्टाग्राम, सो बेसिकली मैंने उसमें आपकी एक कुलदीप शर्मा जी के साथ एक फोटो देखी, वो हिमाचल प्रीमियर लीग की थी। अच्छा, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हिमाचल में भी ये चीज़ हो रही है, लेकिन मुझे उससे पहले पता नहीं था। आई मीन मुझे भी पहली बार मैं भी इनवाइट हुआ इस बार ना। हाँ हाँ हाँ। तो होते होंगे इससे पहले भी होते होंगे, पर इतने लेवल पे पर नहीं अगर होते अभी होंगे ना। भी इतना हो रहा है, आई मीन वही है कि हिमाचल से कोई चीज़ भी आ रही है तो उसको उसकी पब्लिसिटी नहीं हो रही है, उस पे मीडिया काम नहीं कर रही है हिमाचल की, या प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हर जगह हिमाचल में सारे इंडिपेंडेंट है, हम्म कंपनीज नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है वैसी। अब आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, आर्टिस्ट जो इंडिपेंडेंट ही हैं सारे आर्टिस्ट, कोई मैनेज करने वाला नहीं है, पीआर टीम नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर उस पीआर चीज टीम्स है ही नहीं। किसके पास है? मुझे नहीं लगता। सब आर्टिस्ट जितना भी बड़े बन गए हैं वो रियल आर्टिस्ट हैं एक्चुअल में। अगर इतनी पॉपुलैरिटी, जितने हिमाचल के गानों के ऊपर व्यूज आते हैं और हिट हो जाते हैं ना सिंगर, अगर इतना पंजाब में अगर मेरा को गाना है जैसे 30 मिलियन अभी बंगड़ियाँ हैं, अगर ऐसे पंजाब में होता ना इस टाइम, तो मेरे सामने ये पंजाब वाले मुझे घेर के 4 बाउंसर देते, बढ़िया सी फॉर्च्यूनर देते और सारे शोज पे साथ में लेके जाते। और मेरा सिर्फ यही काम होता था कि स्टेज से उतरना है, शो किया और चलो जी, राइट। दिखना भी नहीं उसके बाद। तो ये सारा पीआर टीम का काम है। आपको कंपनी जब मैनेज करती है, बेशक आपने सुनंदा शर्मा जी का सुना होगा कि क्या हुआ उनके साथ भी है ना, तो वो इतने बड़े क्यों है? फिर भी आर्टिस्ट तो बड़े बन गए ना। बेशक उनके साथ धोखा हुआ, उनके पैसे खा गए या कुछ भी है, लेकिन उनका नाम तो बन गया ना फिर भी। मैं तो ये सोचता हूँ। तो हमारे तो ना कोई धोखा करने वाला, ना कोई। तो पीआर टीम यहाँ पे आर्टिस्ट खुद हायर नहीं कर रहे, उनको लग रहा है चल पड़ेगा, या पीआर टीम्स आना नहीं चाहती यहाँ पे? इंडस्ट्री बहुत छोटी है ना। अगर पैसा, अगर आपके मतलब इन्वेस्टमेंट उस पर ही की जाती है ना जिस पे रिटर्न क्या कुछ गारंटी हो कि कितना रिटर्न मिलेगा, जिसमें कुछ पता ही नहीं है कि आपको क्या है, कोई रेट फिक्स नहीं है किसी चीज़ का, तो वहाँ क्या पीआर टीम करेगी, है ना। सोशल मीडिया पे भी आप देख लेते हो कि किसी को आर्टिस्ट को भी हैंडल करते हैं, सोशल मीडिया को भी ना। तो हमें भी फ़ोन आते हैं कि भी सर आप हमें सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए दीजिए। मैंने भी दिया था 2-3 महीने के लिए, लेकिन काम ही वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ से। अगर यही चीज़ यहाँ पे हो तो डिफरेंस होंगे, मुझे लगता है जो बहुत बड़ा डिफरेंस होगा रिजल्ट में ना, अगर ये चीज़ हम करते हैं। सर जैसे हमने इतने ज़्यादा कल्चर की भी बात करी, आपको लगता है कि म्यूज़िक के थ्रू कल्चर या किसी भी तरह का रीजनल कोई आइडेंटिटी को प्रिजर्व करा जा सकता है? म्यूज़िक, हाँ, म्यूज़िक तो देखो ज़रिया है ना। म्यूज़िक तो हर चीज़ को आप अपनी फीलिंग्स को या कल्चर को या आध्यात्मिकता, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का ज़रिया है। हर चीज़ में म्यूज़िक तो है ही। मुझे लगता है अब तो जो ये क्या बोलते हैं, अपना रियल एस्टेट में भी म्यूज़िक का बड़ा रोल हो गया है। तो हर चीज़ में आप ना प्रमोशन के लिए आप बोल सकते हो कि म्यूज़िक का रोल क्योंकि तो सर है। जब हम कोई गाना एक पर्टिकुलरली, जैसे अगर हम सुने केसरिया वालम, तो दिमाग में डायरेक्ट वो राजस्थान के वो आने शुरू हो हाँ। जाते हैं। कोई गरबे का सॉन्ग सुनूंगी तो मेरे दिमाग में गुजरात का आएगा। तो वैसे हिमाचल के गाने वैसे क्यों नहीं जाते हैं? मतलब क्योंकि अब उनका एक तरह से ऑब्वियसली, जब मैं ये केसरिया बालम की बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में प्रॉपर वो सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं, वो पगड़ी हाँ, हाँ, पहने हुए, हाँ, वो हाँ। साथ में बजाते हुए, मुझे वो पिक्चर आ रही है दिमाग में। लेकिन अगर मैं हिमाचल के कल्चर को ऐसे पिक्चराइज करना चाहूँ तो ऐसा कौन सा गाना होगा कि जो लोगों तक ये मैसेज दे दे कि हाँ, ये गाना सुन के लोगों को हिमाचल की वैसे पहाड़ों की याद आए, या हमारे ढोल नगाड़े कुछ वैसा लगे? हिमाचल, पता क्या, लोगों को कल्चर, बेसिकली कल्चर नहीं, लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए। अगर आप कल्चर के ऊपर गाना बनाते हो ना, कोई हमारा कल्चर ऐसा, हमारा वैसा, लोग सुनेंगे नहीं। उनको क्या यार, कल्चर है तो संभाल के रखो अपना साइड में। लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए, और वहीं आप कुछ ऐसा गाना बना दोगे ना उल्टा सीधा, वो आपका बूम कर जाएगा। तो लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। मैंने ये देख लिया है। ये सही बात है। आज भी आप स्क्रॉलिंग करते हो ना, तो लोग उसी रील पे रुकते हैं जहाँ पे इंटरटेनमेंट दिख रहा है उनको। वो उस पे नहीं रुकेंगे जहाँ पे बोला जा रहा होगा कि आपको सुबह ये खाना चाहिए, वैसे ये चीज़ें, उन पे बहुत कम आप देखना व्यूज़ होंगे। बिल्कुल सर। तो इंटरटेनमेंट है, म्यूज़िक इंटरटेनमेंट का ज़रिया समझते हैं लोग। तो लोग
इंटरटेनमेंट ही चाहिए उनको। पर सर कुछ गाने एक्चुअली ऐसे हैं जो जैसे मैंने एक एग्जांपल ये राजस्थान का ही दे दिया। अब वहाँ की म्यूज़िक इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी तो है नहीं, क्योंकि हमने कुछ 3-4 गाने सुने, लेकिन वो 3-4 इतने बड़े हैं कि अगर किसी भी स्टेज पे परफॉर्म होते हैं तो लोग मतलब गूज बम्स आ जाते हैं, बेसिकली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई म्यूज़िक नहीं है हिमाचल में, कोई पर्टिकुलर कि यार इस तरह का कोई स्पेशल। इनफैक्ट जब ये हमारा देवता आते हैं ना और वो हाँ। बाजा और साथ में करनाल ये सब बजती हैं, तो उस टाइम भी गूज बम्स आते हैं। लेकिन जो हमारे सॉन्ग्स ये आगे अब आ रहे हैं उनमें इन चीज़ों को क्यों नहीं इस्तेमाल और अब ज़्यादा इसका करा जा रीजन रहा ये बताता हूँ। देवता कहाँ आते हैं? मंडी, कुल्लू, हाँ अपर ऊपर से हिमाचल, अपर हिमाचल। ठीक है। लोअर हिमाचल में देवता बस वही है, 2 टिप्पा लगा के जय कर दिया, बस वो वाला हाँ। देवता आते हैं। तो फिर वो सबके पास पहुंचे नहीं। और अपर हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी है आप लगाओ, लोअर हिमाचल में सारी पॉपुलेशन है, राइट तो वो ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा ना। वो सिमिलैरिटी नहीं है ना कल्चर में। जैसे आपने कहा कि 20 किलोमीटर बाद सबने अपना कल्चर बनाया है। यूनिटी नहीं है बेसिकली। यूनिटी नहीं बोल सकते, कल्चर चेंज है। यूनिटी तो यूनिटी फिर लड़ाई कहाँ भी तो से है ना आएगी? फिर। पर वैसे अगर देश की बात आए तो सारे भारतीय एक है ना। फिर तो हिमाचल में देशभक्ति जगती है। आप बिल्कुल। देख लो, हम्म, है ना। अच्छे देशभक्त लोग हिमाचल और उत्तराखंड में मिलेंगे। मैंने तो यहाँ तक देखा कि उत्तराखंड में गया था कुछ 6 महीने पहले, उन्होंने घर में अपनी दीवारों पे भी फ्लैग बनवा रखा है ऐसे ऐसे। मतलब उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसे लोग हैं। तो यूनिटी तो है, लेकिन जब आप कल्चर की बात करते हो, कल्चर में यूनिटी नहीं हो सकती। अब मैं कुछ दिन पहले ना कुल्लू में गया था, मेरे दोस्त की शादी थी, वहाँ शो था मेरा। ओके। तो उन्होंने भी ऐसे लाहौल से आई थी बारात, शायद रिकांगपियो से, और वो थे अन्नी कुल्लू से, किन्नौर से थे बारात वाले। हाँ, लड़की वाले थे रिकांगपियो से और लड़के वाले अन्नी कुल्लू से। तो वो दोनों ने वहाँ पे मैरिज करी कुल्लू में आके। तो पहले शो था, अब आधे घंटे पहले परफॉर्म किया मैंने। उसके बाद वो कह रहे सर अभी ब्रेक लेंगे हम लोग, पहले लड़की वाले अपना कल्चर दिखाएंगे। ऐसा भी हुआ। तो वो आए लड़की वाले, अपने ढोल नगाड़े लेके आए, जो भी था उनका बैंड उस टाइप का। फिर वो सारे आए, सारे रिश्तेदार, आधा घंटा वो उन्होंने अपना कल्चर दिखाया, अपना डांस किया। उसके बाद फिर वो बैठ गए साइड में, फिर लड़के वाले कह रहे अब हम अपना कल्चर दिखाएंगे। तो वो फिर कुल्लू वाले अपना ढोल नगाड़े जो भी वहाँ का होता है कल्चर, सारा करनाल वगैरह सारा लेके वहाँ पे उन्होंने डांस किया। तो वो एक दूसरे को अपना कल्चर शो कर रहे थे। कल्चर को हम ये नहीं बोल सकते कि कल्चर नहीं है, अच्छा कल्चर भी है कि एक दूसरे को अपना कल्चर दिखाना है ना। तो क्या आप यही बात कर रहे थे ना मैं बट इतने ज्यादा वो छोटे छोटे हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग अलग है, तो एक को चूज करना आई थिंक मुश्किल है। हाँ, बात तो वही है ना। फिर वो ऐसी एक चीज बने, जैसे नेशनल एंथम है तो सारे इंडिया का एक है ना। एग्जैक्टली। तो वही चीज है, फिर हिमाचल में भी ऐसे एक एंथम होना चाहिए कि वो सारे हिमाचल वासियों के लिए एक है, जिसमें सारे हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट, सारे कल्चर्स एक ही गाने में बीच में समाहित हो जाए, तब हो सकता है ऐसा। अब कोई अपर हिमाचल वाला बनाएगा ना तो अपनी लैंग्वेज में बनाएगा, उसको लोअर वाले को समझ नहीं आएगा, अरे पता नहीं क्या गा रहा है, हमें तो पता नहीं है। लोअर वाला बनाएगा वो वैसे, अरे लोअर के हैं ये, कुछ नहीं है, हम हैं। तो फिर वही रह जाएगी ना बात। ऐसा हो कि सारे ही जितने भी कल्चर हैं हिमाचल में, या जितना भी जो भी है, मतलब उसको एक ही गाने में किया जाए और समझ सबको आए, राइट, तब होता है फिर। अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकता ना। और म्यूजिक देखो, म्यूजिक की पहचान तो अलग है, ये आप बोल सकते हो। पहाड़ी म्यूजिक की अलग पहचान है, पहाड़ी राग सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात पहाड़ी बीट, जो हमारी नाटी की बीट है, वो और कौन से गानों में बजती है? कहीं भी इंडिया में कहीं नहीं बजती। अब महाराष्ट्र का गाना सुनता हूँ मैं, संजू राठौर है, पता नहीं ऐसा ही है ना कुछ उसका गाना, गुलाबी साड़ी, या। तो वो भी पहाड़ी से मैच कर रहा है ना। उसको सबसे ज्यादा पहाड़ों में सुना जाता है। आप म्यूजिक की देखो, एक बात तो हम करते हैं कि लैंग्वेज अलग अलग है, दूसरी बात आप ये भी देखो कि लैंग्वेज की कोई मतलब लैंग्वेज को देखता भी नहीं अगर म्यूजिक अच्छा हो। मैं सुनता हूँ डेली उसको, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ गुलाबी साड़ी समझ आ रहा है। वो पैन इंडिया। हाँ, तो IPL चलता है, आप देखो IPL में भी रोज बजता है वो गाना। राइट। हमें कुछ नहीं पता क्या बोल रहा है, हमें सिर्फ इतना पता गुलाबी साड़ी लेके देनी है शायद उसने गर्लफ्रेंड को, तो वो बात हो रही है। लेकिन ऐसे तो हमारा भी पिंक प्लाजो है सर। पिंक प्लाजो है ना, बंगड़ियां था ना। मुझे जब, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे बॉम्बे से कॉल आए थे उन दिनों जब गाना हिट हुआ था, तो वहां के लोग सुनते थे। वहां से उन्होंने बोला भी कि हम इस गाने का मराठी वर्जन करना चाहते हैं। मैंने कहा जी फोक धुन है, आप कर सकते हो।
तो क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, इसमें 2 ब्रदर्स हैं ना जो रोस्ट करते हैं आई थिंक गाने को या उसकी तारीफ करते हैं, हर गाने में किया हुआ उन्होंने, महाराष्ट्र के हैं या कहाँ के हैं, ओके। उन्होंने भी उस पर बनाया हुआ है अच्छा। रोस्टिंग वीडियो नहीं बोल सकते उसको, आई थिंक चैनल का नाम मुझे पता नहीं है। तो सुनते हैं, बाहर भी बहुत सारे लोग सुनते हैं अगर अच्छा म्यूजिक बने तो। सर हम इस गाने की इतनी बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सुना दोगे हमारे कौन दर्शकों सा? को? बंगड़ियाँ। हम भी इतने दिन से वही नहीं ऑफिस वो में तो यही बज सुन रहा है। लेंगे, मुझे हाँ। लगता है इंटरव्यू में और पॉडकास्ट में गाना थोड़ा सा बस ऐसी जस्ट बात करते करते जस्ट फ्लो अभी बनाने मेरा के गला लिए। भी खराब है कुछ दिनों से। हम्म। ओ जानी मेरड़िए जानी मेरड़िए ओ चली पोया जम्मू मारे शहरा ले वो दिंगा बंगड़ियां ओ जानी मेरड़िए जानी मेरड़िए ओ चली पोया जम्मू मारे शहरा ले वो दिंगा बंगड़ियां। क्या बात है सर, क्या बात है। तो इसी से मुझे याद आया एक ना हम्म। चीज़ कि इसको भी गाने को बड़ा ट्रोल किया जाता है, जैसे कि भी ये हमने गाया हुआ है, पुराना गाना है या फोक है। तो मैंने जैसे बनाया ना उससे 3-4 महीने पहले ना बहुत सारे लोगों ने ये गाना बनाया हुआ है, अच्छा। उनका क्यों नहीं चला? फिर जो जिसका चल जाता है उसको ट्रोल उसी पे करते हैं। exactly, हाँ, बात तो बाकियों उसी के की कोई 8-10 लोगों ने किया हुआ है ये गाना, राइट। यूट्यूब पे डला होगा। वो फेमस नहीं हुआ। हाँ, तो जो फेमस हो गया उसको बोलने शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यही है ना, सक्सेस से लोग चिढ़ते हैं। राइट तो बिल्कुल इसलिए इन सर। बातों को आप निगलेक्ट करते जाओ और आगे चलते जाओ। सर जैसे ये गाना है, इसके अलावा आपके दिमाग में कोई ऐसा पुराना फोक सॉन्ग है जिसका आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कोई रीमेक या कुछ मॉडर्न टच के साथ फिर से रिलीज करा जा सकता है कोई गाना? हाँ, बिल्कुल अभी करूँगा। अभी पहले पानी पी लूँ थोड़ा-सा? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं फ़ोक में मैंने भी एमफ़िल की हुई है फ़ोक में ना, तो पहाड़ी गाथाओं के ऊपर। तो मैं अभी भी सुनता रहता हूँ फ़ोक, क्योंकि मुझे नए गाने से ज़्यादा ना पुराने गाने जो हैं फ़ोक वो पसंद है और गाना पसंद करता हूँ मैं। चाहे लोग जो भी कहें ये पुराने गाने गाता है, पहले पुराने आपके लिए होंगे, मेरे लिए हमेशा नए रहेंगे। तो अभी मैंने कुंजू चंचलो गाना बनाया था थोड़े हाँ दिन जी, पहले। हाँ जी, हाँ जी, सुना है आपने? हाँ जी। तो वैसे ही सेम एक और मैं ना मंडी का गाना कर रहा हूँ। कौन सा? ये बताऊँगा नहीं, बस आ जाएगा थोड़े दिन में, आप भी सुन लेना सारे। तो वो मैं अपने चैनल पे रिलीज़ करूँगा, आ जाएगा बस 5-10, चलो आप नेक्स्ट मंथ का लगा लो। तो वो मैं मंडी, लोअर मंडी का मतलब ऐसा है, आपको भी आ जाएगा, लोअर हिमाचल को भी समझ आ जाएगा। राइट। तो फ़ोक वो मेरे ख्याल से लोक गाथा ही है, पहाड़ी फ़ोक ना। तो उसको आप सुनेंगे बहुत 10 जून के आसपास, तो मैं कर दूंगा उसको अपलोड। सर मैं बात कर रही थी, ये जो पंजाबी इंडस्ट्री है या बॉलीवुड या ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में ऑटो ट्यून का बहुत यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो हिमाचल में भी ये करते हैं सिंगर्स? ऑटो ट्यून तो है ही है। अब ऑटो ट्यून का मतलब ये मत समझिए आप कि भी गाना गाया कहीं और है और सुनाया कुछ और जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आध स्वर, क्योंकि अब सारा वेव्स बनती है ना गाने में, जैसे आप लगा सकते हो, पहले तो होता था ना कि रिकॉर्ड किया और मिक्सर में खुद किया, है ना? अब तो सामने दिखता है कि आपका स्वर कितने % लो है या हाई है, तो उसको ज़रा सा सेंटर पे लाया जा सकता है। तो इतना ऑटो ट्यून लगाना सारे ही करते हैं, चाहे सोनू निगम जी की आवाज़ ले लीजिए, अरिजीत सिंह के भी लगता होगा ऑटो ट्यून। तो इतना ठीक है, लेकिन जो बिहारी और यूपी इंडस्ट्री में लगाते हैं ना ऑटो ट्यून, वो वाला ऑटो ट्यून थोड़ा ना लगता है, उसको बोलते हैं एक्चुअल ऑटो ट्यून लगा हुआ। अच्छा, आवाज ही बदल दो पूरी। हाँ, वो जो हाँ। आप सुनते होंगे बिहारी गाने नहीं सुनते आप, सुनते है ना? सर। तो और अगर वो सिंपल गाएंगे ना, वो गाना नहीं चलेगा। आप ये भी लगा लीजिए, अगर वो बिना ऑटो ट्यून के गाना गाएंगे ना, सिंपल आवाज में जैसा गाया वैसा सुनाया, तो वो गाना नहीं चलेगा। अगर ऑटो ट्यून लगा होगा उसमें और गरारियां बज रही होंगी ना, तब वो गाना हिट होगा। किसी का भी सिंगर का गाना उठा के देख लीजिए। मैं बिहारी भी गाता हूँ, बिहारी गाने भी शो में कहीं रिक्वेस्ट आ जाए तो वो भी गा लेते हैं, गाने पड़ते हैं। वहाँ उत्तराखंडी, हरियाणवी, बेसिकली मुझे फोक, अपर हरियाणा का फोक मुझे आता नहीं है कोई। अच्छा। हरियाणा और यूपी बिहार का फोक, लेकिन वैसे गाने आते हैं थोड़े बहुत, तो गा लेते हैं। वहाँ का फोक नहीं है, वहाँ मुझे ऐसा लगता है फोक वहाँ में हरियाणा में है। यूपी बिहार का फोक मैंने ना कोई ही सुना है, होगा तो बहुत कम। सर बाकी अब आगे बच्चे हैं जो बेसिकली सिंगर्स बनना चाहते हैं, जो सिमिलर बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए आप
क्या एक एडवाइस देंगे, पीस ऑफ एडवाइस? सिंगर बनने के लिए पहले म्यूजिक अपने अंदर होना चाहिए बचपन में ही, बचपन से ही। ऐसा ना हो कि किसी के सुन के, आजकल क्या है ना, आजकल हमारा यूथ जो है ना, वो अगर मुझे देख लिया तो सिंगर बनना चाहेगा, आपको देख लिया तो एंकर बनना चाहेगा, उनको एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग देख ली तो वीडियो एडिटिंग करना चाहेगा। राइट। तो वैसा है, अगर आपके अंदर जो है वो करिए आप। सब हर चीज़ अच्छी है, सिंगर बनना भी अच्छी बात है, एंकर बनना भी अच्छी बात है, फौजी बनना भी अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर क्या है, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, ये आपको खोजना है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को देख लिया कि वो अच्छा, आज ट्रेडिंग में बहुत पैसा है आजकल, क्योंकि आप देखते हैं रील में, देखते हैं ट्रेडिंग में मैंने इतना आज एक दिन में कमाया 32 लाख रुपया, और आप पापा के क्रेडिट कार्ड या कुछ लेके सीधा स्वाइप करके उड़ा दिया शाम को। तो वो देख के किया ना, हमने भी किया है इनफैक्ट। तो वो समझ आनी चाहिए कि भाई हम किस चीज़ के लिए बने हैं। दिखावे की ज़िंदगी में दूसरे को देख के कि इसके पास पैसा है, इसने कहाँ से कमाया है, या इसने लाइफ में ये इतना अच्छा फेमस हो गया तो मैं भी फेमस हो जाऊँ, ये हर किसी के बस की काम तो है नहीं। तो जिस काम के लिए आपको भगवान ने बनाया है, वो आपको उसको जल्दी से जल्दी समझ लेना चाहिए कि किस लिए बनाया है। राइट। है ना, फिर वही काम करना चाहिए। पर इस सब में जो सोशल मीडिया आ गया पिक्चर में, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है बच्चों को कि किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है। अभी हम 2 दिन पहले एक छोटी 4 साल की बच्ची से मिले, उसको यूट्यूबर बनना है क्योंकि किसी यूट्यूबर को वो इतना ज़्यादा फॉलो करती है, उसने नाम भी उसी का लिया, मुझे उसके जैसा ही बनना है, बस मुझे कैमरा चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और उसको वैसा ही लाइफस्टाइल चाहिए। तो बच्चे अभी इन्फ्लुएंस ही ये सब देख के हो रहे हैं। तो ऐसे में बच्चा करियर, जिस यूट्यूबर को देख के वो इन्फ्लुएंस हुए होंगे ना, बच्ची हुई होगी, उसकी रियल लाइफ पता नहीं कैसी होगी। क्योंकि लोग तो यहाँ तक है कि जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं ना, वो पहले से स्क्रिप्ट बनाते हैं कि आज ये चीज़ें करनी है, तब हम इंटरटेन कर सकते हैं लोगों को। वो रात को अगर कल उनको अगर गोवा निकलना है, सोचो किसी को, तो पहले से सोच के जाएगा, क्योंकि वो रियल लाइफ खत्म हो जाती है ब्लॉगिंग से, मुझे ऐसा लगता है। आपको हर चीज़ में ना कैमरा होना चाहिए, दिखेगा कि मुझे ये कैप्चर करना है। आप मज़े थोड़ा ना ले पाएंगे ज़िंदगी के, ठीक है ना। तो आप हर चीज़ को बोलोगे अरे कैप्चर करो, जल्दी करो जल्दी करो, आपकी वो जो टाइम आप किसी के साथ बातें करके मज़े करके स्पेंड कर सकते हैं ना, वो आप भूल जाते हैं उस लाइफ को। वो है ही नहीं, रियलिटी है ही नहीं, फिर वो सब कुछ फेक है। और रील्स पे तो टोटली फेक चल रहा है ना सब कुछ। मैं इनफैक्ट 4-5 दिन पहले ही सोच रहा था कि ना, ये जो ज्ञान देने वाले होते हैं ना, जैसे मैं यार ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं अगर कुछ लगा हो ज्ञान वाला तो सॉरी, ज्ञान देने वाली बात नहीं, लेकिन खुद अपने अंदर लग रहा है यार, एक इंसान एक चीज को आप जब बोल रहे हो ना, तो आप कुछ और तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं इसको समझाने, फॉर एग्जाम्पल, आपने वेट लॉस करना है, ठीक है, आपको एक इंसान आएगा तो वेट लॉस ऐसे होता है, ये वो है, साइड में कैमरा पड़ा है, आपको पूरा ज्ञान देके चला जाएगा। दूसरा, आप वेट लॉस के मैसेज आ जाएंगे, इसी चीज को नेक्स्ट जो बंदा होगा वो कुछ और उसकी ट्रिक बता रहा है और आपकी ट्रिक को गलत कर देगा। तो इसका क्या मतलब है? फिर नेक्स्ट करोगे तो उसी ट्रिक को, दोनों को गलत करके अपनी नई लॉजिक निकाल देगा। तो वो रियलिटी किसी में भी नहीं हुई ना, इसका मतलब तीनों ने अपना अपना वो बताया, या तो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, उनकी बॉडी पे काम किया होगा, उन्होंने इसलिए बता दिया कि मेरा वेट लॉस ऐसे हुआ तो मैंने किया। अब सेम चीज़ सेम बंदे के लिए, जैसे आप बोल रहे हो सिंगिंग हर किसी के लिए नहीं है, एंकरिंग तो सेम, वेट लॉस करने का सेम प्रोसेस हर किसी के लिए नहीं बना, आपके लिए अलग बना है। हो सकता है आप खाना छोड़ोगे तो आपका वेट लॉस हो जाए, मेरा ऐसा हो कि मैं खाना खाऊं साथ में कुछ मल्टीविटामिन या कुछ लूं तब हो जाए। तो सेम प्रोसेस हर किसी के लिए काम नहीं कर सकता। तो मैंने जो थोड़ा बहुत अपने पिछले 6 महीनों में ना लाइफ को, स्ट्रेसफुल लाइफ को, जैसे आप बोल रहे हो, अगर स्ट्रेस से बाहर निकलना है, ये मैं छोटा सा ज्ञान देना चाहता हूँ, सॉरी उसके लिए। अगर स्ट्रेस से बाहर लेना चाहिए है ना, निकलना है, तो रील्स और सोशल मीडिया से हटके आपको सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता और रामायण, बस इनको पढ़ लो, आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा, आपके सारे ज़िंदगी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको दुख है, आपको दुख नहीं लगेगा, सुखी हो आपको सुख भी नहीं लगेगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। और इस दिखावे की दुनिया से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है ये रील्स पे जो ज्ञान है ना, उसको छोड़ के। मैं भी जो ज्ञान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ कि अपने ग्रंथ है ना, जो उससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। कोई बुक किसी भी ऑथर की लिखी हुई है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप अपने ग्रंथ, सिर्फ
श्री कृष्ण जी की गीता ही पढ़ लीजिए और कुछ मत पढ़िए, तब भी बहुत कुछ हो जाएगा लाइफ में। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा मैसेज है हाँ, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जितनी भी किताबें हैं, रीलें हैं, या फिर और यूट्यूब पे ज्ञान मिलता है ना, या किसी प्रेडिक्शन वगैरह, कुछ भी नहीं है ये। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंड इतना पॉजिटिव होता जाएगा ना। अगर नेगेटिव भी हो ना लाइफ में, उसका भी इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता लाइफ में कुछ भी, ऐसा हो जाता है। एक सर अभी यूथ, आई डोंट नो, ये इस आड़ में कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा परेशानी, उस आड़ में अब यूथ एक गलत डायरेक्शन में भी जा रहा है, जो ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज बहुत पता ज़्यादा क्या है, एक्चुअल में डिप्रेशन है नहीं। डिप्रेशन पता क्यों हो रहा है? दूसरों को देख के डिप्रेशन हो रहा है। अगर आप जिस लाइफ को जी रहे हो, अगर उसी को एंजॉय करोगे तो कोई डिप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे को देख रहे हो, इसके पास ये है, इसने ये किया तो मैंने भी ये करना है, तो आप डेफिनेटली आप डिप्रेशन के शिकार हो, और सारा दिन रात डिप्रेशन होगा ही होगा। अब मैं इनफैक्ट ये बोल रहा हूँ, हमें भी हो सकता है। इसके लिए बहुत आत्ममंथन करना पड़ता है। वही, इतना अगर इजी खुश नहीं है रहना ना ना तो अपने आप में रहो। अगर दूसरे को देखोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। अगर खुश रहना तो दूसरे को जो मिल रहा है ना, उसको उससे भी खुश हो जाओ कि हाँ बढ़िया यार, ठीक है। अगर उससे जरा भी ईर्ष्या है, कुछ भी दिमाग में है ना, तो वो डिप्रेशन ही होगा। क्योंकि डिप्रेशन का कारण क्या हो सकता है? एक ही कारण हो सकता है ये, कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, लेकिन वो बस अचीवमेंट कंपेयर्ड किसी और से। कंपेयर कर रहे हो तब। अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि आपके लिए भगवान ने कुछ अलग लिखा है, मेरे लिए अलग लिखा है ना। राइट। हाँ, अब किसी के पास कितना पैसा है, आप सोचो मेरे पास क्यों नहीं है, क्या पता आपके पास 5 साल बाद उससे भी ज्यादा लिखा है। राइट। इसलिए ये सोचना, ये और हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ ना, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा गाना अभी रिलीज हो जाए, मेरे हाथ में है नहीं, क्योंकि मेरे पास टीम है। मेरी टीम का कोई मेंबर जिसने एडिटिंग करनी है वो अवेलेबल नहीं है 10 तारीख तक। मैं क्या करूँगा? मेरे हाथ में नहीं है ना। मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ, हे भगवान कर दे कुछ। तो हाँ जी। भगवान करेगा जब करना है। हाँ जी। क्योंकि ऐसा होता है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन सिंगर्स के साथ ये भी होता है। अब मैं अपनी लाइफ को बोलूँ ना, तो ये ज्यादा डिप्रेशन होता है। अब आपका वीडियो वाला कोई और है, म्यूजिक बनाने वाला कोई और है, एडिटिंग वाला कोई और है, तो आप क्या करते हो? पहले तो आप लिरिक्स करके फिर रिकॉर्ड करते हो। खुद रिकॉर्ड करना आपके हाथ में, चलो फिर भी आपने स्टूडियो डब कर दिया। उसके बाद म्यूजिक वाले को आप भूल जाओ कि वो आपका काम टाइम पे करके देगा। कोई भी है XYZ, तो आपको हो सकता है वो 6 महीने लटका के रखेगा। तो आपके हाथ में है कुछ? नहीं है ना। तो कई बार ऐसा करना पड़ता कि उसको म्यूजिक दिया करने को, उसने नहीं किया, भाई आप कोई बात नहीं, आपका एडवांस गया, मैं ये गाना किसी और से करवा लेता हूँ। उसने कहा कि मेरे पास 2 महीने का टाइम है, भाई 2 महीने तक दूंगा, ठीक है जी, आप 2 महीने में कर दीजिए। उसने फिर नहीं दिया, फिर नेक्स्ट के पास गए। ऐसा भी होता है। फिर डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इसके लिए डिप्रेशन है तो आप क्या कर सकते हो? मैं वही बोल रहा हूँ, आत्मचिंतन कर सकते हो, भगवान से अरदास कर सकते हो कि आप करवा दो काम। मेरे तो हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप ये करोगे ना, तभी खुश रह सकते हो। और सर, जो अभी ये युवा इस गलत डायरेक्शन में जाता जा रहा है, इसके ड्रग्स लिए या बहुत ज्यादा, क्योंकि हिमाचल में पहले ये होता नहीं था इतना, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गाँव में पहुंच चुका है। इनफैक्ट मेरे चंबा से एक दोस्त हैं, प्रवीण टंडन जी ना, तो उन्होंने तो मुहिम चलाई हुई है इसके लिए। जो चिट्टे और इसके लिए जो ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, उनका वीडियो भी बना रहे हैं, और डेली उनका मतलब मैं देख रहा हूँ वीडियो ना। तो हमारे यहाँ चल भी रहा है, लेकिन उसके ऊपर मुझे एक पालमपुर से भी है, पता नहीं, मुझे सुनने को मिला कि किसी माँ ने भी अपने बच्चे को पकड़वा दिया कि ड्रग्स बेचता है। तो जब हमारे पास ऐसे लोग होंगे ना, तो मुझे लगता है हम फिर भी बहुत सुखी हैं पंजाब से और बाहर से। बिल्कुल। हाँ, हमारे तो ऐसे माँ भी ऐसी होगी, पिता भी ऐसा होगा कि अपने बच्चे को बोलेगा, पुलिस को फ़ोन करेगा कि मेरा बच्चा चिट्टा बेच रहा है, आप इसको ले जाओ। पहले तो बच्चे को पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर पढ़ भी गया है तो पेरेंट्स को पहले इनिशिएट लेना चाहिए बाकायदा इसके, कि बाहर का कोई आके बोले कि ये काम कर रहा है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। बाहर तो अपनी माँ बचाती है अपने बच्चे को कि मेरे बच्चे को ले ना जाए कोई, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो फिर आपको पता है बाहर क्या हो रहा है। बाकी नशे से बचने के लिए मैं क्या ही बताऊँ अब आपको। ये हमेशा ही बोलते हैं, हर कोई बोलता है। मैंने कभी ज़िंदगी में किया नहीं, पर मुझे लगता है जो ये बाकी जो शराब वगैरह पीते हैं लोग, ये तो फिर भी किसी हद तक मुझे लगता है ठीक होते होंगे। जो चिट्टे वाले हैं ना, ये तो कुछ और अलग उनका ओवरडोज से डेथ्स भी तो बढ़ रही हैं सर अब। ओवरडोज से भी, और बात ये कि वो रह नहीं पा रहे, उनके हाथ में है ही नहीं। उनको जब वो मेरे ख्याल से इंजेक्ट करते होंगे या क्या कुछ भी करते होंगे जो, तो उसके बाद वो उनको और तलब लगती होगी, तो वो कुछ भी करने के लिए उतावले होते हैं कि वो किसी को मार भी सकते हैं। ऐसा भी सुना है मैंने। हाँ, तो ऐसे भी लोग हैं हमारे। इनफैक्ट हमारे बोलना नहीं चाहिए वैसे, म्यूजिशियंस में भी ऐसे
चिट्टे वाले नहीं, दूसरा नशा करने वाले। बाकी मतलब तो ऐसे लोगों को मैं भी साइड में करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो टाइम के पाबंद नहीं हो सकते, वो बिल्कुल पंक्चुअल नहीं हो सकते, वो झूठ बोलने वाले हो सकते हैं। फिर बार बार आपको फ़ोन करके बोलेंगे भैया अभी मेरे को ना प्लीज़ यार पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मेरे को अभी 500 रुपये चाहिए, अर्जेंट चाहिए भैया। फिर वो अपने नंबर पे नहीं कराएंगे, किसी और पे करवाएंगे, भैया मैं स्कैनर भेज रहा हूँ उस पे करवाओ। ऐसे ऐसे लोग हैं, फिर उनको ब्लॉक करना पड़ता है। फिर वो लोग जाके ना दूसरे के सामने बोलते हैं कि यार भाई यार वो बंदा सही नहीं है। ऐसे लोग हैं, तो उनसे बचना ही चाहिए, खुद भी बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए और नशे से तो दूर रहना ही चाहिए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो भगवान जाने, हम तो बचे हुए हैं। हमने तो Right. सिर्फ यही देखा कि सर्कल अपना जितना छोटा उतना सही है, जितना बड़ा एक सर्कल होगा रीजन उतना। ये भी हो सकता है सर कि हिमाचल में ना भांग को लेकर एक्सेप्टेंस है, बहुत हाँ। जगह उगाई जाती है, हाँ तो हाँ इस हाँ वजह से भी अब वो वापस आ रहा है कर्मा शायद। हाँ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये चीज़ तो हिमाचल में बहुत पुरानी है ना। हाँ बहुत पुरानी। हाँ हिमाचल में भी, और हमारे यहाँ पास तो है लेकिन मलाना गांव भी तो है सर। हाँ मलाना गांव भी है। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के देखो लिए लोग उसको नहीं जानते, लोग जानते हैं वहाँ भांग उगती है इससे। देखो मुझे, मैं सच कहूँ तो मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर हाँ मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि नशे से दूर रहना चाहिए। पर चल तो रहा है बाकी सब जगह भी, है ना, हिमाचल में भी बाहर भी, वहाँ से सप्लाई होता है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि इस बारे में मैं इतना मुझे नॉलेज नहीं है, मैं सच कहूँ तो। हाँ किस चीज़ का मतलब क्या है, भांग या जो भी है ना। एक सर कोई पीस ऑफ एडवाइस या लोगों से कोई एक मुहिम म्यूजिक को लेकर, अगर आपको लगता है कि लोगों को कोई चीज़ें अगर सोशल मीडिया पे कुछ गलत कर रहे हैं, कमेंट्स गलत कर रहे हैं, जो भी आपको लगता है आप डायरेक्टली हमारी ऑडियंस को बताइए। कुछ भी देखो आपको लगता है कि म्यूजिक हिमाचली म्यूजिक से रिलेटेड है या कुछ भी, कि ये मत करो नहीं, या ये म्यूजिक का करो। पता क्या बात है, म्यूजिक का एडवाइस तो मैं क्या दूंगा, क्योंकि म्यूजिक अगर आप अच्छा बनाओगे तो एक्सेप्ट किया जाएगा, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो आपका कल्चरल म्यूजिक हो, कुछ भी हो, एक्सेप्ट तो करते ही हैं लोग। तो वो हमारी आर्टिस्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि अच्छा म्यूजिक बनाए। लेकिन आर्टिस्ट लोगों से और जो हमारे, जैसे आपने नशे की बात की ना, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम ना नशे वाले गाने अवॉइड करें, आर्टिस्ट भी अवॉइड करें, और जो सुनने वाले हैं, डांस करने वाले नशे वाले गानों पे, वो भी अवॉइड करें। राइट तो ये राइट। चीज़ बोल सकता हूँ। बहुत अच्छा सर, हाँ, बहुत क्योंकि अच्छा। मैं तो कभी गाऊँगा नहीं। मुझे गाने मिले हैं, शराब वाले गाने मिले हैं। हालाँकि लाइव शोज़ में मुझे गाने पड़ते हैं, जहाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि सबके सामने हूँ, तो नीचे जो ऑडियंस डांस कर रही होती है, उनकी डिमांड आ जाती है, अगर लाइव में गाना है, तो लाइव में गा देता हूँ, लेकिन रिकॉर्ड कभी नहीं करूँगा मैं नशे वाला गाना। वो मैंने अपना प्रण लिया हुआ है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। नशे के ऊपर मैंने आपको गाना बना हाँ, नशे को रोकने के लिए गाना बनाना है, वो बनाऊँगा। बिल्कुल लेकिन सर। लेकिन नशे को प्रमोट करने के लिए कभी गाना नहीं बनाऊँगा मैं। बहुत अच्छे सर, बहुत हाँ, तो बहुत। आर्टिस्ट जितने भी मेरे भाई हैं आर्टिस्ट हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, और बाकी जो ऑडियंस है उनको भी यही कहूँगा कि नशे वाले गानों को प्रमोट ना किया करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। आई होप ये मैसेज ऑडियंस तक जाए बहुत अच्छे से। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।